अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्द खाकी आज रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा। तदफीन जुमेरात को होगी। उनकी अलमनाक मौत से पूरे मुल्क में फिजा सोगवार है। आज इमरान खान ने उनके कत्ल को मुबैना टारगेट किलिंग करार देते हुए कहा कि अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं तो मैंने उसे मुल्क छोड़ने का कहा। दूसरी जानिब पाक फौज ने वज़ीर आज़म को इस मामले की आला सतही इंक्वायरी के हवाले से ख़त लिखा है, जिसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की गई है। DGISPR का कहना है कि सानहे को जवाब बनाकर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा आला सतही तहकीकात ज़रूरी हैं। देखना होगा कि वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा है, कौन इसका बेनिफिशरी है। ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, वो कहाँ गए, कैसे गए और किस किस जगह गए, ये भी देखना होगा। DSQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं। मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए। अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको, हु इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। सो दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साथ हमारे साथ हैं, जबकि सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी। इंतहाई अहम मामला, इस पर जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए किस मोअज़्ज़ज़ जज का नाम ज़ेरे गौर है, कौन कौन से लोग इस कमीशन का हिस्सा होंगे और क्या अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने हुकूमत के इस इक़दाम से इत्मीनान का इजहार किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखे हैं। और ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ की बिलखसूस जो फैमिली है उसमें उनके पहले भाई की भी शहादत हुई, उनके वालिद साहब का सुना है कि वो मतलब है कि हार्ट अटैक की वजह से वफ़ात पा गए। और ज़ाहिर है ये दोनों भाई थे और सहाफ़त में भी उन्होंने मतलब है कि बड़ा उनका एक अपना मकाम ज़रूर था। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि उनकी जो सहाफ़त में ख़िदमात हैं वो मतलब है कि यकीनी तौर पर एक वो नाम था पाकिस्तान का और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे और लोग उनको बहुत सुनते थे। दूसरी बात ये है कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, जहाँ पर बिलखसूस सियासतदानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, जहाँ पर दीगर मकातबे फ़िक्र के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, वहाँ पर सहाफ़ियों की भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपने देखा कि एक रिपोर्टर थे जिनका कि कराची में एक दफ़ा कत्ल हो गया था, फिर उनका केस भी चलता रहा। फिर हामिद मीर साहब का मैं आज एक वीडियो मैसेज मतलब देख रहा था जिसमें आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि मुझे भी 6 गोलियां लगी थी। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, देखना ये भी होगा ना, अफसोस की बात तो ये भी है कि चाहे PTI की हुकूमत रही हो या चाहे आपकी हुकूमत रही हो, किसी भी वाक़े के ऊपर बनने वाली कमेटी की कोई वाज़ेह फाइंडिंग्स नहीं आ सकी सामने। देखें, ये मामला जो है वो अदालती मतलब है कि एक कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि शायद यकीनी तौर पर हुकूमत ने भी इस पर जो है वो मतलब है कि फ़ैसला कर लिया है। और ज़ाहिर है अदालती कमीशन में हुकूमत ने लिख के भेजना होता है, वो तो जुडिशल कमीशन जो बनता है वो उसका फ़ैसला तो फिर चीफ जस्टिस साहब करते हैं। अच्छा सर, आपके इल्म में है कि जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए किस मोअज़्ज़ज़ जज का नाम ज़ेरे गौर है? कुछ पता है आपको इस बारे में?
नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टोटली जो है वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, ये उनका इख्तियार है और वही फ़ैसला करते हैं कि वो कौन से जजेस होंगे। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल एक तो ये है कि अरशद शरीफ साहब का एक तो बिल्कुल वाकई एक ये वाक़या जो हुआ है वो पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा, और ये भी एक हकीकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस किस्म की मुतनाज़ बातें भी की जा रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फिर वो एक क्रॉस टॉक शुरू हो जाती है मीडिया के ऊपर, और जिससे मेरा ख्याल है कि लवाहिकीन की दिलादारी होती है। बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब, मैंने कल भी दरख्वास्त की थी, आज भी मैं यही बात करूंगी कि खासकर इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, कयास राइयां नहीं होनी चाहिए, इस पर हमें गुरेज करना चाहिए। अमीर अब्बास की जानिब में चलती हूँ। अमीर, हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम करदा जुडिशल कमीशन आप क्या समझते हैं कितना मजबूत होगा, और क्या तहकीकात PTI के लिए काबिल कबूल होंगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बहुत बात करी है, खान साहब बहुत सारे बयान दे रहे हैं इस पर। देखिए, एक तो मैं तो DGI का शुक्रिया अदा करूंगा कि चले कम से कम उनके खत के बाद ही सही, लेकिन हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया, वरना इस वाक़े को तो अब गुजरे हुए 48 घंटे होने को हैं। जब तक DGI की तरफ से कमीशन बनाने का खत या दरख्वास्त नहीं की गई, तब तक हुकूमत ने कोई कमीशन नहीं बनाया। उसूली तौर पर तो जितनी हौलनाक और अंधोनाक ये वारदात है या ये जुल्म की कहानी है, उस पर हुकूमत को चंद घंटों में, और चूंकि ये फॉरेन टेरिटरी में हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी था। जहां तक ये सवाल है कि इस कमीशन का फायदा क्या होगा या नहीं होगा, देखिए हमारी तारीख गवाह है कि हमने किसी भी हाई प्रोफाइल केस को आज तक रिजॉल्व नहीं किया। कोई हाई प्रोफाइल केस, आप लियाकत अली खान से शुरू हो जाए और आप ये अरशद शरीफ तक, यानी चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे वो सहाफत से वाबस्ता लोग हो, चाहे वो इवन खुद पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर ज़ियाउल हक का केस आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। उसके ऊपर हर साल 17 अगस्त को जब उसकी बरसी होती है, उस पर एक नई बहस शुरू हो जाती कि जी वो आम की पेटियां किसने रखी थी और उसमें से पोटेशियम कहां से मिल गया था और फलाना। सो हम एक बहसियत कौम, शायद हम एक ऐसे बदकिस्मत लोग हो चुके हैं कि हम कभी भी अपने कातिलों की आस्तीनों तक नहीं पहुंच पाते। बाज़ औक़ात हम जानते भी होते हैं कि वो आस्तीन किस आस्तीन पर खून के धब्बे हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के हम धब्बों को मिटाते हैं बजाय कि उन धब्बों को सामने ला सके। अगर आप खालिस्तन अगर आप सहाफी जो है उनकी बात करें तो हामिद मीर साहब, जैसे अली गौहर भाई ने जिक्र किया, बिल्कुल आज तक सामने नहीं आ सका। आज भी हामिद मीर के जिस्म में एक गोली मौजूद है। सलीम शहजाद का कत्ल हुआ, उसकी लाश मंडी बहाउद्दीन जाकर फेंक दी गई, साकिब निसार साहब ने उसको हेड किया, आज तक सामने नहीं आ सका। अब सारा के साथ क्या हुआ? मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद कैपिटल में दिन दिहाड़े उठा लिया गया, कुछ नहीं हुआ। सो अगर हम तारीख को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन जो है वो कुछ कर पाएगा। और मैं समझता था कि इसके ऊपर हुकूमत को यूनाइटेड नेशंस को लिखना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन टेरिटरी में, देखिए ये कमीशन एक आई वॉश होगा। मेरी ये तारीख और वक्त लिख लें आपसे जरा, ये एक आई वॉश है, ये एक नी जर्क रिस्पॉन्स है। सिर्फ इस वक्त जो गम गुस्सा है माशरे के अंदर, उस गम गुस्से के ऊपर औस फेंकने की कोशिश है। हम औस झील लेंगे, हम सुन हुए लोग हैं, कोई टेंशन हुकूमत को लेने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी कमीशन ना बनाते, माशाल्लाह हम इतने ढीठ हो गए कि हमने कुछ नहीं करना था। हमने बहुत कुछ पिया इस मुल्क में, हमने बहुत वारदातें पी ली हैं, हमने बहुत जुल्म पिया है, हम खून के हड़प करने वाले लोग हैं, हम पे असर नहीं होना था। ये कमीशन सिर्फ एक आई वॉश। अगर होनी थी इसकी तहकीकात, तो इसकी तहकीकात यूनाइटेड नेशंस या कोई फॉरेन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती, जो कीनिया को भी दबाव में ला सकती और जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज को भी दबाव में लाके कहीं किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। अमीर, आपका पॉइंट इस पर आ गया। अली गौहर बलोच साहब, अरशद शरीफ के वकील और करीबी लोगों का ये कहना है UAE में थे तो उस वक्त उन्हें धमकाया गया और UAE से निकल जाने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए थे? उनके साथ गाड़ी में सवार दीगर लोग कौन थे सर? और खुरम नामी पाकिस्तानी शहरी से हुकूमत का राब्ता हुआ है अभी तक क्या? देखिए, बात ये है कि ये सारे सवालात तो वो हैं जिसका कि जब इन्वेस्टिगेशन होंगी और जब कमीशन अपना काम शुरू करेगा तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे पास भी उतनी की ख़बरें हैं जितनी कि आप लोगों के पास हैं या अमीर अब्बास के पास है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब वो बात अमीर अब्बास की ठीक है कि अब इन वाक़यात को कहीं रुकना और थमना चाहिए। देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है मतलब है कि वो आज तक
एक सस्पेंस है, जिस तरह से कि एक हमारे सेनेटर हैं काकड़ साहब, वो फौत हुए, उसके ऊपर भी ये था कि कुछ लोग कहते थे कि उनको मारा गया, कुछ लोग कहते थे कि नहीं वो वॉशरूम में गिर के मरे। इस तरह के कई और वाक़या साफी बिरादरियों के साथ भी हुई। दीगर जो वाक़यात आपने भी मेंशन किए, मैंने भी मेंशन किए, अमीर ने भी मेंशन किए, ये सस्पेंस है क्यों सर? देखिए, बात यह है कि जाहिर है जब कोई अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये तो खैर किसी के लिए भी सोचना या दुआ करनी नहीं चाहिए कि किसी को कोई नुकसान पहुँचे। तो मकसद ये है कि ये वाकई मतलब है कि ये चीज़ें तो हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो कौन कर जाता है और फिर उनका पता क्यों नहीं चलता। अबसार आलम को दिन दहाड़े गोली लगी, मेरा ख्याल है कि उसके मुल्ज़मान को पकड़ा जाना चाहिए था। इमरान अहमद न्याजी साहब की उस वक्त हुकूमत थी, लेकिन कुछ भी ना हुआ, किसी को पता न चला। हामिद मीर के वाक़यात हैं, बाकी कई और सहाफ़ी भी इस मैदान में शहीद हो चुके हैं, कईयों को मारा पीटा भी गया है। लेकिन अगर कोई एक ख़ास सियासी जमात जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करे और अगर वो करना चाहे कि इसके ऊपर वो कोई सिंपैथीज़ गेन करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ज़्यादती है और वो इस मुआशरे के अली गौहर बलोच साहब, अभी जिस तरह से अमीर भी बात कर रहे थे कि ये केस भी एक आई वॉश की तरह होगा, हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर होगा कुछ नहीं। आप यकीन दहानी करवाते हैं कि इस केस को दीगर केसेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा? अब जो तवक्को हम कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, इसके ऊपर तहकीकात होंगी, तो क्या वाकई ऐसा होगा सर? देखें, ये जब मामलात के अंदर सियासत घुसेड़ दी जाती है तो मामलात उलझ जाते हैं। हाँ, ये एक बात अच्छी खुश आइंदा है हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने फौरी तौर पर इसका जो है वो कमीशन का मुतालबे के ऊपर कमीशन अनाउंस कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि ये वाक़या मुल्क से बाहर हुआ है, लिहाजा इसमें तो फिर देखना है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं और हमारे जो दीगर इदारे हैं वो बाहर किस हद तक कामयाब होते हैं रब्ता करने में। अगर मुल्क के अंदर होता तो शायद इस गुत्थी को सुलझाना सब के लिए ज़्यादा आसान होता, लेकिन चूँकि ये एक वाक़या बाहर के एक मुल्क में हुआ है, लिहाजा इंटरनेशनल लॉज हैं। जिस तरह से कि अमीर बास अभी कह रहे थे और हामिद मीर साहब के भी मैंने सुना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखना चाहिए, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि उम्मीद है कि अगर ये बात भी, ये मशवरा भी सामने आया तो इस पर भी हुकूमत ज़रूर कोई गौर फिक्र करेगी और इस पर भी कोई ना कोई जल्द आप सुनेंगे। सर, आपका पॉइंट आ गया और ज़रूर करना चाहिए, हर लेवल पर जाना चाहिए, हर उलझी हुई साबका गुत्थियों को भी सुलझना चाहिए। मैं तो आपने बड़ी अच्छी बात तमाम चीजों के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात कर दी अली गौहर बलोच साहब। अमीर इमरान खान ने दावा किया है कि उनके पास अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी की इत्तलात थी। उन्होंने ही अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का भी कहा था और मशवरा भी दिया था कि मुल्क से चले जाएं। क्या जो मालूमात खान साहब के पास थी वो उसे जुडिशल कमीशन के सामने रख सकते हैं या महज इमरान खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर कमीशन अब बन रहा है तो इमरान खान साहब को कमीशन को तलब करना चाहिए, किसी भी ऐसे शख्स को जिसके बारे में अरशद शरीफ के यहाँ से जाने या अरशद के दुबई से बरतानिया और बरतानिया से कीनिया अरशद क्यों गए, ये जितने भी डॉट्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए उन तमाम लोगों को कमीशन को तलब करना चाहिए, भले वो इमरान खान साहब हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली गौहर साहब का कि वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनली इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हुकूमत को खुद चाहिए। देखिए, इस वक्त उंगलियां किस पर उठ रही हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता, वो हुकूमत के ऊपर भी उठ रही हैं और लोग बहुत खराफात बोल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी तारीख इस किस्म की है सिद्रा। अगर हुकूमत का दामन साफ है, हम सब का दामन साफ, हम तो खैर ख्वाह अरशद के, ये मुल्क खैर ख्वाह होगा अरशद का, ये रियासत खैर ख्वाह होगी अरशद की, तो फिर चाहिए हुकूमत को कि वो उनकी फैमिली से राय हासिल करे, हम सबको छोड़ दें। चले, मैं तो उस कबीले का शख्स हूं, मेरे भी शायद कोई प्रेजुडिस हो सकता है, अली गौहर बलोच साहब सियासतदान है, उनको सियासी प्रेजुडिस हो सकता है। आप अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ से पूछे, आप उसकी बीवी से पूछे कि वो किस किस्म की तहकीकात पर मुतमईन है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ऑप्शन हो सकता, और वो जिस शख्स पर हाथ रखें, वो जिस इदारे पर हाथ रखें, आप उनसे तहकीकात करवाएं। और ये सिर्फ अरशद का मामला नहीं है। आपने अगर वंस एंड फॉर ऑल इस मुल्क के अंदर इस किस्म के वाकयात को, मुल्क के अंदर देखिए, पहले तो यहां होता था, अब मुल्क से बाहर अगर हमारे साफी मारे जाएंगे तो ये तो, और इस वक्त
पूरी दुनिया का मीडिया, यानी यूनाइटेड नेशंस इस सारे वाक़े पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, सियासतदान इस बारे में क्या बयान दे रहे हैं, हम और आप क्या बात कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली क्या चाहती है, उनकी क्या राय है, कोई आपकी उनसे कोई राबता, कोई गुफ्तगू, कोई इस चीज़ बारे में कोई उनका ख्याल, वो क्या चाहते हैं, किस किस्म से ये तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए, कुछ आपके पास इत्तलात है तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए। जी, मेरी उनकी अहलिया से भी बात हुई है, अरशद साहब की बेवा से, उनके घर के बाकी अफराद से भी। वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हालत में थे आज दोपहर तक कि वो कुछ हतमी तौर पे बता सकते हैं। वो तो एक शदीद सदमे में है और उनका तो पूरा खानदान आप देखें जैसे फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, वो तो बिखर गया। यानी इनकी वालदा पहले शौहर को गंवा दिया, फिर 2 बेटे थे, वही घर का सारा, अब अरशद थे, वो दोनों बेटे गंवा दिए। पहले एक बेटे का खानदान था, अब ये अरशद का खानदान। उस बूढ़ी माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, 5 बच्चे हैं अरशद के। वो तो अभी इस हालत में नहीं थे कि वो कोई फैसला कर सकते। पहले तो तकरीबन जो पहले 24 घंटे थे उसमें तो कत्ल के मुहर्रिकात ही सामने नहीं आ रहे थे। कोई कह रहा था कि वो कोई ड्रग डीलर था, उसके साथ अरशद जा रहे थे, किसी ने कह दिया कि वो ट्रैफिक हादसे में मारा गया। सो वो तो इस इब्हाम में फंसे हुए थे कि हुआ क्या है हमारे बेटे या हमारे बाप या हमारे शौहर के साथ। खैर कल शाम तक इत्तलात सामने आ गई कि ये एक पुलिस एनकाउंटर। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में जब तदफीन हो जाएगी तो हुकूमत को चाहिए कि वो राब्ता करे, और जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा दोनों खुद या उनका नुमाइंदा इस फैमिली के पास जाए और उनको मुतमईन करे। मैं पूछ लेती हूँ अली गौहर बलोच साहब से कि क्या ऐसा होगा। अली गौहर बलोच साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये तदफीन का मरहला होगा, हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है? हुकूमत के अरकान या फिर वज़ीर आज़म क्या तदफीन में शामिल होंगे, अरशद शरीफ की फैमिली से मिलेंगे? और ना सिर्फ वो एक अच्छे सहाफ़ी, अच्छे इंसान थे, बल्कि वो अपने घर के वाहिद कफ़ील भी थे। तो हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनके लिए क्या कर सकती है, क्या करेगी, क्या करने का इरादा रखती है? सर शेयर कीजिए। देखिए, कल जिस तरह से कि बाकी लोग उनके अफसोस के लिए गए, फौरी तौर पर हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पर पहुँची। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जाहिर है कि अल्लाह ताला सब के घरों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मतलब है अफसोस करना, जनाज़ों में जाना, तो ये खुदा न खास्ता क्यों नहीं जाएंगे, ये तो हमारी रवायात में शामिल है और जाना चाहिए और जाएंगे भी, शमूलियत होगी। लेकिन साथ ही साथ देखें, आज इस बात को ज़रूर मैं सराहता हूँ कि जो सहाफ़ी बिरादरी है और जो हमारी दीगर मकातब फ़िक्र है, जिस तरह से कि उन्होंने आज अरशद शरीफ के केस में, ज़ाहिर है अरशद शरीफ तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए जिस तरह से कि वो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हमने साबका दौर में जो वाक़यात रूनमा हुए उनके लिए इसी तरह से आवाज़ उठाई होती, उनके लिए भी इसी तरह से कमीशन बने होते, तो मेरा ख़्याल है कि शायद अरशद शरीफ का आज वाक़या ना होता। हाँ, अगर तो ये बिल्कुल हादसाती मौत है और पुलिस की कोई नेगलिजेंस है, जिस तरह से कि वो मुल्क बता रहा है या उनके ज़राए बता रहे हैं, तो वो तो फिर मतलब है कि एक अलग बात है। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, तहकीकात होंगी तो वो सामने आएंगी कि आया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक नुकसान हो चुका, वो नुकसान मुल्क का नुकसान भी है, एक अच्छा सहाफ़ी खो दिया, वो नुकसान एक ख़ानदान का नुकसान भी है, बच्चों का नुकसान है जिन्होंने बाप खो दिया। तो हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ के लिए क्या करेगी सर? हुकूमत पाकिस्तान हर वो कदम उठा रही है और हर वो कदम उठाएगी जिससे कि उनके लवाहिकीन और हमारी सहाफ़ी बरादरी और पूरी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उन तक अरशद शरीफ साहिबा की अरशद शरीफ साहब की जो मौत है, जो नागहानी मौत, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके हक़ाइक़ जब तक सामने नहीं आ जाते, इसमें हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और हुकूमती लेवल के ऊपर पूरा तावन किया जाएगा। बाकी ये एक खुशाइन बात है कि अदालती कमीशन बनाए, ताकि अगर अब अदालती कमीशन की मर्ज़ी है कि वो किन किन इदारों से कौन कौन से लोग लेते हैं साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए। ज़ाहिर है अगर सिर्फ हुकूमती लेवल पर तहकीकात होती तो शायद वो फिर उससे कुछ लोग कहा जा रहा है। सर अली गौहर बलोच और अमीर अब्बास मेरे साथ हैं। अमीर अब्बास, इत्तलात है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली फाइनल कर लिया है। खान साहब लाहौर की क़यादत से खासे खुश नहीं है और मार्च का आगाज़ अब फैसलाबाद से होगा। अगर ऐसा वाकई है तो इसकी वजह क्या हो सकती है इस तब्दीली की?
देखिए, अब एक तो होती है प्रोविंशियल लीडरशिप आपकी, दूसरा है आपकी जो डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट सतह पर लीडरशिप होती है। उसके ऊपर तो खान साहब ने ऑलरेडी इन सबको टास्क दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में से 6-6 हज़ार लोग निकाले जाएंगे। और पंजाब में पहले 36 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 5 और अजला बन गए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पंजाब से 3 लाख लोग लाना चाहते हैं। अगर जो वो कह रहे हैं मैं 6-6 हज़ार हर डिस्ट्रिक्ट से लाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि अगर लाहौर से लोग नहीं निकल सकते तो फैसलाबाद से निकलेंगे। भाई लाहौर में तो ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी और ज्यादा उनका जो लोग उनके लिए निकले, वो तो सबसे पहले लाहौर से निकले 30 अक्टूबर 2011 को। लाहौर से ही उनकी पार्टी जो है वो उभरना शुरू हुई। फैसलाबाद में वो इसलिए जरूर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि उन्होंने अभी वहां शिकस्त दी है आबिद शेर अली साहब को। हाँ, शायद वो समझ रहे हो कि वहां से अगर वो निकलेंगे तो वहां से यानी लोग उनको बड़ी तादाद में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई फर्क होगा लाहौर और फैसलाबाद में। अगर लोगों ने उनके साथ निकलना है तो वो जहां से भी चल पड़ेंगे, लोग उनके साथ चलेंगे। और अगर लोगों ने उनके साथ नहीं चलना तो फिर वो फैसलाबाद हो, वो मियाँ वाली हो, वो लाहौर हो, वो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं निकाल सकेंगे। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें इमरान खान साहब का, तो शायद वो लॉन्ग मार्च ना निकालें, क्योंकि वो गुजरांवाला के जलसे को अपना आखिरी जलसा कह रहे थे। और उन्होंने कहा था कि इसके बाद अब मैं जलसे नहीं करूंगा, जलसों का राउंड मेरा मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद मैं अपनी अगली हिकमत अमली पर जाऊंगा, जो कि लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक थी। लेकिन गुजरांवाला के जलसे के बाद भी खान साहब ने कुछ 6-7 जलसे और कर दिए। और अक्टूबर के महीने का उन्होंने कहा था, अब देखते हैं परसों 28 तारीख को वो ऐलान करते हैं या नहीं करते। अक्टूबर तो अब तक खत्म होने को है। जी चलें, अभी आप कह रहे हैं कि इस हिकमत अमली को तब्दील करने की एक वजह ये हो सकती है कि फैसलाबाद में जो इलेक्शन उन्होंने जीता है वो समझ रहे हैं कि पॉपुलैरिटी वहाँ पर ज़्यादा है। अली गौहर बलोच साहब, एक और बड़ा अहम मामला, जुडिशल कमीशन के इजलास के फौरी बाद वजीर कानून मुस्ताफ़ी हो गए, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, अभी तक तो जो मैंने तो ये मीडिया पर ही देखा है कि उन्होंने अपनी कोई ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर दिया, उनकी को अपनी होगी कोई वजह, लेकिन अभी तक इसके बारे में तो वो ख़ुद बता सकते हैं। मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उन्होंने कोई अपनी ज़ाहिर है वो ख़ुद वकालत भी करते हैं और उनकी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। हो सकता है कि वो उस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हर बात के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं होता कोई ख़ास वजह हो। ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनल लायर भी हैं और उनका अपना एक वो भी फील्ड है। तो बहरहाल अभी तक तो मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन सर ऐसे वक्त में उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके ऊपर तो सवालात उठ रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इस पर मैं समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जो है इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए कि क्या वो वाकई ज़ाती वजूहात है या कोई किसी और वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो इसके बारे में वही वजाहत कर सकते। मैं तो कोई क़यास राय नहीं कर सकता ना। मेरा अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रब्ता नहीं हुआ। मेरा मतवक्के है एक आध दिन में इस्लामाबाद जाऊँगा, मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूँगा। अगर मेरे नॉलेज में आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक, अमीर अब्बास ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों की हुकूमत से जो हिमायत सामने आई है, हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, एक तो अगर आप इजाज़त दें तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बड़े एम्बिशियस थे पॉलिटिक्स में आने के लिए, और वो शरीफ फैमिली के सारे केसेस उन्होंने पिछले 4 साल में किए। उनको सेनेटर बनवाया गया इसी तरह से, फिर उनको फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ बना दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इतनी आसानी से को छोड़ देता है। हमारे यहाँ तो वजारत के लिए आप देखें, हमारे यहाँ वो वजीर भी हैं जो वजीर है लेकिन उनके पास वजारत नहीं है। वो बगैर वजारत के वजीर है, वो वजारत नहीं छोड़ने को तैयार। जिसके पास लॉ मिनिस्ट्री हो वो कैसे छोड़ सकता है? तो इसमें जरूर देयर इज समथिंग फिशी, कुछ है ऐसा जिसकी वो यकीनन वो खुद उसकी वजाहत दे सकते हैं और उनको देनी चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट देखिए, उसका हुकूमत को फायदा या नुकसान हम उस पैमाने से देख नहीं सकते। अच्छा। जब कोई शख्स जज लग जाता है तो उसके बाद फिर उसकी जानिबदारी उसूली तौर पर खत्म हो जाती है। और हुकूमत का अगर कोई जज की अपॉइंटमेंट में कोई किरदार है, जिस तरह लॉ मिनिस्टर का होता है, अटॉर्नी जनरल का, तो उस किरदार का मतलब ये नहीं है कि ये चूंकि फलां हुकूमत ने लगाया है तो अब ये जज उस हुकूमत का। हाँ, अमेरिका में ऐसा जरूर होता है कि वहाँ रिपब्लिकन्स के जज होते हैं, डेमोक्रेट्स के जज होते हैं। वो एक वहाँ पे ऑल टुगेदर एक मुख्तलिफ सिस्टम है। वहाँ कुछ चीजें उन्होंने सेटल की हुई है, वहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ अगरचे जजेस के ऊपर बहुत सारे इल्जामात माजी में लगते रहे और जजेस माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ उनका टिल्ट रहा है,
जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने मलिक अयूब साहब को फोन करके और बेनज़ीर साहबा के खिलाफ कहा कि थोड़ा केसेस को और स्क्रू टाइट कर दें। इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनका झुकाव रहा। जस्टिस इरशाद हसन खान इंतहाई दागदार जज गुजरे हमारी तारीख के। जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार, बेशुमार जजेस गुजरे जिनको मेरा ख्याल है उस डक्स से निकाल देना चाहिए जो जजेस का डक्स होता है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते सरे दस के कोई जज अगर इस दौर में लग रहा है तो वो हुकूमत को फायदा देगा या वो हुकूमत का जज है। जज तो जज होता है, उसूली तौर पे उसको जज ही होना चाहिए। उसको किसी दौर में भी लगाया जाए, उसको इसलिए कहा जाता है कि इंसाफ जो है वो अंधा होता है क्योंकि उसकी वो देख नहीं रहा होता। अमीर, इसके ऊपर आपका कमेंट आ गया। अली गौहर बलोच साहब, अटॉर्नी जनरल साहब पहले इस्तीफा दे चुके हैं, वजीर कानून साहब ने अब इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत अपनी लीगल टीम के बारे में सोच क्या रही है? ऑल्टरनेट नामों पर गौर किया जा रहा है सर? देखें, ये कोई वैसे इतनी अचंभे वाली भी बात नहीं है। मतलब है कि आपने देखा कि पिछली हुकूमत में वज़रा बदलते रहे, इनके वज़रा ख़जाना तब्दील होते रहे हैं, फिर कई और वज़रा हैं वो मतलब सर, पिछली हुकूमत में जब वज़रा बदलते रहे तो तब आप लोग भी तो तनकीद करते रहे ना। भाई देखें, ये तो किराए पर वज़ीर लाते थे। हमारे तो वज़ीर आदम नज़ीर तारड़ साहब हमारी पार्टी पे हैं, इनके तो वज़रा वो भी आते रहे जो दीगर पार्टी से लेकर आते थे, और जब वो चले जाते थे तो पता भी नहीं चलता था कि कहाँ गए। और शहजाद अकबर साहब भी एक इन्होंने एहतसाब के लगाए थे, वो आजकल लापता है कि वो किधर गए, जो अरबों रुपए सर मुझे ये बता दें कि नए वज़ीर कानून के लिए किसका नाम ज़ेरे गौर है? भाई ये तो देखे ना, ये तो टोटली प्राइम मिनिस्टर साहब का और पार्टी लीडरशिप का दायर है, मतलब फैसला होता है, और वो यकीनी तौर पर जिसको बेहतर समझेंगे उसको जिम्मेदारी दे देंगे। और भी सोच रहे हैं इस बारे में? बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं यकीनी। तो अब सीट खाली तो लॉ मिनिस्टर तो किसी को मतलब है, जाहिर है ये एक बड़ी अहम वजारत है, और ये मतलब है कि ना सिर्फ हुकूमती बल्कि मुल्की मामलात जो हैं वो चल रहे होते हैं। और वो मैं नहीं समझता कि ये कोई ज़्यादा दिन ये सीट खाली रहेगी। ये आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ही इस पर किसी न किसी मतलब है कि वो वज़ीर का हलफ हो जाएगा, और आने वाले कुछ दिनों में वज़ीर कानून का हलफ हो जाएगा। ये आप ये अहम इतला दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ। इस पर बात करने के लिए रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। अख्तर हुसैन साहब, वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा किसी दबाव का नतीजा है, सीनियरिटी के खिलाफ वोट देने पर पशेमानी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में मकबूलियत की कोशिश है? आपकी इस हवाले से उनसे कोई बात हुई है सर? नहीं, मेरी उनके इस्तीफे के बाद उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बार के हवाले से नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो खुद उनका जो प्रिंसिपल ज़ाती तौर पर जो उनका स्टैंड था वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर था कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट पर हाई कोर्ट से सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी सूरत में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर रूल्स के अंदर क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए। ये उनका आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंड था, पहले से तहरीरी तौर पर है, बार काउंसिल के अंदर भी और कमीशन में भी। लेकिन कल का जो उन्होंने सपोर्ट किया है चीफ जस्टिस साहब के नॉमिनेशंस को, वो मेरे ख्याल में हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में है। और उसके बाद वो खुद अपने तौर पर अपने ज़मीर के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो उसको बोझ समझते थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, अपने 3 महीने कबल जिन नामों को मुस्तरद किया, कल उनके हक में वोट कैसे दे दिया? क्या मसलहत पसंदी से काम लिया गया है और इस हिमायत के क्या असरात होंगे? नहीं, मैं तो उनके असरात बहुत गलत देख रहा हूँ, और मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिहाज से देखता हूँ ना कि भाई जुडिशल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती है। और जुडिशल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस, जजेस की अपॉइंटमेंट, उसमें बहुत ही अहम उनसर है कि जजेस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। हमने देखिए, ये जो जुडिशल कमीशन है ये आज खुद बार काउंसिल के रेजोल्यूशंस की नतीजे में कायम हुआ था 18वीं तरमीम में, क्योंकि हमारे ख्याल में इक्वल स्टेक होल्डर होने चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी की तरफ से भी, एग्जेक्टिव की तरफ से भी, और लीगल फैटर्निटी की तरफ से भी। तो उसके बाद 18वीं तरमीम हुई और 18वीं तरमीम से जुडिशरी ने अपनी एक जजमेंट जरिए से
19वीं तरमीम करवाई, जिससे जजेस की मेजॉरिटी हो गई। अब आप 9 आदमियों के कमीशन में 6 जजेस हैं और 1 बार का नुमाइंदा है और 2 एग्जीक्यूटिव के जो है वो नुमाइंदे हैं। एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे जो हैं लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन अब आप ये देखें कि एक अरसे से इसके जो रूल्स हैं, बार काउंसिल मुस्तकिल कह रही है कि इन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट का, हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और लेकिन अभी तक उन रूल्स को उस तरह से अमेंड नहीं किया जा रहा है और उसका क्राइटेरिया नहीं लेट डाउन किया जा रहा है। इस इजलास से पहले आपको हुकूमती हिमायत का इल्म था? जी, हमें अंदाजा हो रहा था कि हुकूमती नुमाइंदे जो है नामों की हमायत करेंगे, ये एक अंदाज़ा था। लेकिन हम समझते थे कि चूंकि ज़ाती तौर पर इनका व्यू जो है दोनों हजरात का जो बहुत अच्छे लॉयर के अलावा एक डेमोक्रेटिक माइंडेड है और हमेशा ये स्टैंड लेते रहे हैं, तो ये ले सकते हैं। लेकिन हुकूमती जो है वो पॉलिसी मेरे ख्याल में प्रिवेल करती है। अच्छा सर, ये क्या जस्टिस शफी का नाम दोबारा ज़ेरे गौर आएगा? जस्टिस शफी साहब का नाम दोबारा ज़ेरे गौर आ सकता है, लेकिन जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब का नाम जो है वो आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जुडिशरी के अंदर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो है इस वक्त तलखी का मसला है वो ये कि ये एक वफाकी ममलिकत है और इसके अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके बहुत सारे मसाइल के ऊपर फेडरेशन के साथ तनाज़ात हैं और इख्तियारात का मसला है और उनके माशी भी, सियासी भी, कानूनी भी और हर लिहाज से। अब आप ये देखें कि जो हमारे 17 जजेस में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा तो नहीं लिखा हुआ है सूबाई, लेकिन जो पिछली ट्रेडिशन के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से 7 जजेस प्रेजेंटली, इससे पहले कल की मीटिंग से पहले भी 7 जजेस ऑलरेडी थे और सिंध हाई कोर्ट से अमूमन 5 जजेस होते हैं, 2 केपी से और 2 बलोचिस्तान से। तो एक 17वां जज जो है वो हमारा ख्याल ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। तो अब कल की जो नॉमिनेशंस थी, कल की मीटिंग की, उसमें सिंध को इतराज़ात हैं कि आपने 3 वैकेंसी सिंध की थी, सिंध से 3 जजेस रिटायर हुए थे, तो उसकी 3 की बजाय 2 को जो है वो यहाँ से नॉमिनेशन की गई और तीसरी जो है वो पंजाब से जो है वो 8वां जज जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट की बात हुई। तो ये तौर पर आपने इस पर गुफ्तगू की, आपका पॉइंट भी हमारे पास आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना ख्याल रखिए।